most investors have heard of SIP, STP, and SWP. But the real question is when to use which. Do investors start with small monthly contributions or phase a lump sum into the market? As goals get closer, how do they adjust their approach without reacting to every headline? And when they finally need the money, how do they withdraw it in a way that fits their real cash flow needs? In this conversation, we have with us Mr. Umang Tanna, who is the co-founder of RK Investments and Financial Hub, who has spent years guiding families through goal-based planning, liquidity considerations, and aligning investments with risk preferences. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we explored SIP, STP, and SWP, how to use systematic tools across life stages and goals. Mr. Umang walks us through what these tools mean in practical terms. SIP for building over time, STP for transitioning money between funds as need changes, and SWP for planned withdrawals when goals turn into expenses. Let's dive in. नमस्कार उमंग जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार सुमित जी। तो मेरे आपसे कुछ सवाल है, जिसमें से पहला ये सवाल है कि आप ये बताइए कि STP, SIP, SWP की जब हम बात करते हैं, तो क्या उनमें डिफरेंस है स्ट्रक्चरली और पर्पस के हिसाब से किस तरीके से हम यूज़ करते हैं तीनों को? श्योर। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि तीनों तीन जो वर्ड्स है, उसके सबसे पहला जो वर्ड है वो है सिस्टमैटिक। तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप मार्केट की रिस्क के ऊपर निर्भरता ना रखते हुए, टाइमिंग के ऊपर निर्भरता ना रखते हुए, डिसिप्लिन वे से आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना या उसके साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। बात आती है एसआईपी की, तो एसआईपी को हम नॉर्मली कहते हैं द वेल्थ बिल्डर। क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम है जहाँ पे आपको पैसे जोड़ने के चालू करने हैं। तो ये एक्यूमुलेशन फेस होता है जहाँ पे आपको एसआईपी एक बहुत ही अच्छे तरीके से पैसे जोड़ने में मदद करता है। वहाँ पे आप रेगुलरली पैसे हर महीने थोड़े-थोड़े करते जोड़ते जाते हैं और ओवर द टाइम एक लॉन्ग टर्म के अंदर में आपके जो भी गोल्स है, आपकी चाइल्ड मैरिज हो, एजुकेशन हो या रिटायरमेंट कॉर्पस को जमा करना हो, वो धीरे-धीरे करते पूरे होते हुए जाते हैं। फिर बात आती है एसटीपी की, तो एसटीपी है जिसको हम कहते हैं द रिस्क मैनेजर। यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक टाइम होता है कि जब आपने कॉर्पस बना लिया, अब आप थोड़े संतुष्ट हैं या फिर आपको लग रहा है कि यार मार्केट अभी बहुत चल गया है, तो मुझे थोड़ा मेरा रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोर्टफोलियो बैलेंस करना ज़रूरी है। तब जाके आप रीबैलेंसिंग के लिए या तो फंड ट्रांजिशन के लिए एक फंड से दूसरे फंड में आप एसटीपी के थ्रू पैसा फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहाँ पे आप डेट फंड से इक्विटी या वाइस वर्सा इक्विटी टू डेट फंड में आप पैसा शिफ्ट कर सकते हैं। फिर होता है एसडब्ल्यूपी जिसको हम कहते हैं द इनकम जनरेटर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एसआईपी के थ्रू पैसा जमा कर लिया है, आपका एक कॉर्पस बन गया है। अब टाइम आ गया है कि जब आपको ज़रूरत है पैसे की, आपके रोज़िंदा जो भी खर्चे हैं, आपको हर महीने एक इनकम चाहिए लाइक अ सैलरी या तो पेंशन। तो तब जाके आप वो पैसे उधार वहाँ पे धीरे-धीरे करते-करते एसडब्ल्यूपी से थ्रू विथड्रॉ करना चालू करते हैं। यहाँ पे ये होता है कि हर महीने आपके जो कॉर्पस जमा किए हुए हैं, उसी में से थोड़े यूनिट वो सेल कर देंगे, मतलब रिडीम्शन होके वही पैसे आपके अकाउंट में आ जाएँगे। ये पूरे का पूरा उल्टा है एसआईपी का। एसआईपी में आप पैसे जोड़ते हैं, यहाँ पे आपके पैसे निकालते हैं। ठीक है। तो SIP में हमने पैसे डाले, यूनिट्स खरीदते गए हम, फिर उसके बाद अगर STP की ज़रूरत है, डिपेंडिंग हमारा रिस्क प्रोफाइल हम चेक करेंगे उस हिसाब से और फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे फंड्स में डिपेंडिंग कि किस तरीके का रिस्क लेना है और अगर हमें जब पैसे यूज़ करने का टाइम आया तो उसको हम म्यूचुअल फंड यूनिट्स को थोड़ा-थोड़ा सेल करके उसको विथड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि SIP की जब हम बात करते हैं, तो किस तरीके की इम्पोर्टेंस या किस तरीके के बेनिफिट है SIP से एक्यूमुलेशन करने में? इसके मेन जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है कि यहाँ पे आपको एक सिस्टमैटिक और हैबिट हो जाती है डिसिप्लिन वे में, कि जहाँ पे आप फ़ोकस करते हैं स्पेंडिंग की बजाय सेविंग के ऊपर में। यहाँ पे कैसा होगा, आप सिस्टमैटिक वे में हर महीने पैसे डालते जाएँगे, थोड़े-थोड़े करके आपके पैसे जमा होते जाएँगे और आपका एक कॉर्पस बनता जाएगा। सेकंड बेनिफिट है इसका, वो है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। यहाँ पे आप मार्केट के टाइमिंग को ध्यान में ना रखते हुए हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कभी मार्केट ऊपर है तो आपको कम यूनिट मिल रहे हैं, कभी मार्केट नीचे है तो ज़्यादा यूनिट मिल रहे हैं। इससे आपका एक एवरेज आउट हो जाता है मार्केट के अंदर में और आपको टाइमिंग के लिए टेंशन नहीं लेना है। फिर होता है आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
जो सब जानते हैं कि यार ये 8वां वंडर है पूरे दुनिया का, कि जहाँ पे आप पैसे जोड़ रहे हो, एक लॉन्ग टर्म के लिए आपने पैसे जोड़ दिए हैं, फिर यहाँ पे आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक काम करना चालू करेगा 5 साल, 7 साल के बाद में, फिर आपका वो पैसा और जल्दी, जल्दी, जल्दी बढ़ता जाएगा ताकि आपके लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं, वो आप ईज़िली अचीव कर सकते हो। फिर होता है आपका मार्केट की वॉलेटिलिटी को कम करना। अगर आप लमसम पैसा डाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आप टाइमिंग करोगे मार्केट आज नीचे जा रहा है मैं पैसा डालूँगा, फिर सोचते हो और नीचे जाएगा मैं बाद में डालूँगा तब मार्केट ऊपर आ जाएगा। एसआईपी में बाय डिफ़ॉल्ट आपने फिक्स कर दिया है टाइमिंग, वो दिन पैसा चला जाएगा भले मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। तो इसी वजह से आपका जो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है वो धीरे, धीरे, धीरे करके सक्सेस होता जाएगा। और गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर में जो एक छोटी अमाउंट से शुरुआत की गई है, कि जहाँ पे बहुत ही एक्सेसिबल और अफोर्डेबल किया गया है, ताकि छोटे से छोटा आदमी भी छोटे से छोटे अमाउंट के साथ में एसआईपी के जुड़ सके और मार्केट के ग्रोथ का मज़ा ले सके। अच्छा। तो उमंग जी, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम एसआईपी नहीं करेंगे, और जैसा आपने बताया कि हम प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे चली जाएगी या ऊपर चली जाएगी, हम तब डालेंगे। इस तरीके के लोग आते हैं आपके पास? आते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास सडनली थोड़े पैसे आ गए रहते हैं, चाहे उनको बोनस मिला हो या कहीं पे कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की हो। तो ऐसे लोगों का क्या क्या होता है कि भाई मेरे पास पैसा बल्क में तो आया हुआ है, तो इसको मैं या तो लमसम डाल दूँ या तो मैं वेट करूँ। तो यहाँ पे फ़ायदा आता है एसटीपी का, जहाँ पे आप पैसा पूरा जो भी है आपका, वो आप कम रिस्क वाले असेट्स में डाल दीजिए जैसे कि डेट फंड। फिर आप वहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी को ध्यान में ना रखते हुए वहाँ से जैसे हम एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे आपका पैसा जाएगा लो रिस्क एपेटाइट वाले क्लास से हाई रिस्क में, डेट टू इक्विटी। तो यहाँ पे भी वो सब बेनिफिट आपको मिलने लग जाएंगे, बट आपको यहाँ पे मार्केट का रिस्क नहीं रहेगा। यहाँ पे भी आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होती जाएगी। प्लस आगे चल के अगर आपको लगे कि भाई मुझे रीबैलेंसिंग वापस करना है, तो आप फ्लेक्सिबल हो, आप चाहे तो वापस पैसा इक्विटी में एक बार बन गया, आप वापस डेट में शिफ्ट करके फिर वापस से आप वही एसटीपी मोड चालू कर सकते हैं। तो अभी आपने बताया एसटीपी का एक यूज़, और किस-किस सिनेरियोज़ में एसटीपी को यूज़ किया जाता है? एसटीपी का और भी बहुत सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच कर सकते हैं आपका पैसा, जहाँ पे मल्टी एसेट्स बोलते हैं। बट वही जगह पे अगर आपने पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, जैसे कि आपने एक्यूमुलेशन में पैसा तो बना लिया, फिर एक टाइम आता है जब आपकी एज हो जाती है 45-50, अब आपको लग रहा है यार मुझे रिस्क नहीं लेना है। मेरा पूरा पैसा मैंने लगाया था इक्विटी में, अब मेरा कॉर्पस भी बन गया है, मेरे जो गोल्स आ रहे हैं नियर बाई टर्म्स में, वहाँ पे मुझे थोड़ा सिक्योर पैसा चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे गोल्स आके खड़े हो दरवाजे पे और मार्केट गरम से गिरा हुआ हो। तो उस टाइम पे राइट, तो आप उसी के लिए 1-2 साल पहले से एसटीपी के थ्रू पैसा आपका इक्विटी से आप अदर क्लास में शिफ्ट करना चालू कर दीजिए। डेट फंड हो गया या गोल्ड सिल्वर हो गए, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे वहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप धीरे-धीरे अपना पैसा एक सिक्योर वे से शिफ्ट कर सकते हो, जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है, वो आपके गोल के उस टाइम पे कंप्लीट होने के लिए। अब एसडब्ल्यूपी पे आते हैं कि विथड्रॉल मैकेनिज्म में किस तरीके से काम करता है एसडब्ल्यूपी। ये तो आपने बताया कि जैसे हर महीने थोड़ी-थोड़ी यूनिट सेल हो जाएँगी। किस तरीके के इन्वेस्टर्स एसडब्ल्यूपी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी बताइए? नॉर्मली देखा जाता है तो ज़्यादा करके जो पेंशनर है, मतलब जो नियर बाय रिटायरमेंट एज पे है या रिटायर हो चुके हैं, या फिर अभी बहुत ही नया चलन है कि जहाँ पे उनके पास पैसा आया हुआ है, उनको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी, एक रेगुलर इनकम की ज़रूरत है, वो लोग भी आजकल पैसा डाल रहे हैं और वहाँ से एसडब्ल्यूपी ले रहे हैं। क्योंकि पीछे 10-15 साल में अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी जगह पे जिन लोगों ने एसडब्ल्यूपी चालू की थी, एक जगह पे उनका मार्केट में पैसा बढ़ भी रहा था, एक रेगुलर इनकम उनको आ रही थी, ताकि उनके डेली के खर्चे वो वहाँ से निकाल सकें। प्लस जहाँ पे आपको टैक्स एफिशिएंट वे से भी पैसा अगर आपको वापस प्रॉफिट बुक करना है जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी आप एसडब्ल्यूपी का यूज़ कर सकते हैं। आपको लग रहा है मेरा पैसा बन गया है लेकिन मुझे एक साथ में निकाल के पैसा यूटिलाइज़ नहीं करना है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। बट मुझे हर साल के कुछ प्लान से या गोल से जहाँ पे मैं पैसा यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मुझे फैमिली के साथ एक टूर लगाना है, तो फिर वहाँ से मैं पैसा विथड्रॉ करना चालू करूँगा। वो पैसा जुड़ जाएगा, मैं 1 साल के बाद वहाँ पे मैं आपका टूर लगा लूँगा। फिर आपको लग रहा है मेरे बच्चों के मुझे एजुकेशन के लिए पैसे फ़ीस पेमेंट करनी है, तो भी आप एसडब्ल्यू के थ्रू पेमेंट विथड्रॉ करके आप वो भी कर सकते हैं। आपके बच्चों के लिए
आपको गिफ्ट वगैरह देनी है उनके बर्थडे के टाइम पे, तो वहाँ पे भी आप एसडब्ल्यूपी का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे आप पैसे हैं आपके जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा एक ये रहेगा कि आप पैसे तो विथड्रॉ कर रहे हो, बट फिर भी जो आपका कॉर्पस मार्केट में पड़ा हुआ है, तो मार्केट के साथ वो भी ग्रो होता जाएगा। और यहाँ पे 2 तरीके से आप एसडब्ल्यूपी यूज़ कर सकते हैं। एक होता है आपका फिक्स मैच्योरिटी रेगुलर इनकम प्लान, सॉरी, एक होता है आपका फिक्स इनकम प्लान, जहाँ पे आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट की रेगुलर इनकम के थ्रू पैसा विथड्रॉ कर रहे हो। आपका जो भी कॉर्पस है वहाँ पे आप एक अमाउंट आप सेट कर लो कि भाई मुझे इतना परसेंटेज मेरा कॉर्पस का विड्रॉल चाहिए और उसका हर महीने मुझे इतना पैसा मिलना ही चाहिए, ताकि उससे आपके जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो वहाँ पे आप सेट ऑफ कर रहे हो। दूसरा होता है कि मुझे ऐसा है कि भाई मेरा कॉर्पस बन चुका है, बट यहाँ से मुझे हर महीने फिक्स नहीं चाहिए, पर यहाँ से जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना पैसा मुझे मिल जाना चाहिए अभी। तो वहाँ पे आपका होता है एप्रिसिएशन विड्रॉल। तो यहाँ पे कैसा होगा, जैसे ये आज मार्केट है, समझिए निफ्टी है 26,000 पे, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया 1-2%, आपका कॉर्पस भी बढ़ गया, तो आपने जो भी ऊपर कॉर्पस बढ़ा है 1-2% विड्रॉल होके आपके अकाउंट में आ गया। मार्केट जब नीचे रहेगा तो विड्रॉल नहीं आएगा। तो ये एक इसका एक ड्रॉ डाउन है कि जब भी मार्केट अगर नीचे रहेगा और आपका कॉर्पस कम हुआ है जहाँ पे आपने चालू किया था, तो अब आपको पैसा विड्रॉल नहीं आएगा, पर जब मार्केट अच्छा है, आपका फंड ज़्यादा ग्रो हुआ है, तो आपको एक साथ में मोटा पैसा विड्रॉ होके भी आएगा। तो जिनको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है, आई सजेस्ट कि आप फिक्स रेगुलर इनकम वाले ऑप्शन में ही एसडब्ल्यूपी सिलेक्ट करिए, ना कि एप्रिसिएशन विड्रॉल में। ओके, करेक्ट बात। मतलब जिसको अगर जो उसी पे डिपेंडेंट है और उनका और कोई सोर्स नहीं है, तो उनको फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो राइट, फिक्स्ड पे आउट के लिए जाना चाहिए उन्हें। राइट। अभी बताइए कि एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में किस तरीके से यूज़ होता है और कैसे हम अलग-अलग फाइनेंशियल गोल्स के साथ इसको अलाइन कर सकते हैं? नॉर्मली देखा जाता है तो यहाँ पे 3 स्टेज मेजॉरिटी आते हैं। एक होता है आपका अर्ली कैरियर, या तो आप बोल सकते हो उसको एक्युमुलेशन स्टेज, कि जहाँ पे आप पढ़ाई करके बाहर निकले हो, आपकी अर्निंग चालू हुई है, अभी से आप पैसा जोड़ना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे आपका मेजॉरिटी रोल आता है एसआईपी का। आप जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आप नॉर्मल एक एसआईपी चालू करिए। फिर जैसे इनकम बढ़ेगी, आप वहाँ पे स्टेप अप एसआईपी भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी इनकम जैसे-जैसे बढ़ रही है, वैसे-वैसे आप एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपके एसआईपी में ऑटोमेटिकली स्टेप अप होता जाएगा। तो ये आपका जनरली काम करेगा अर्ली डेज़ में, लाइक आपने 21, 22, 23 से स्टार्ट किया है अर्निंग, आप 35-40 तक ये कर रहे हो। फिर आता है आपका टाइम्स मिड एज, जहाँ पे आपने कॉर्पस बना लिया है, आपके गोल्स नज़दीक आ रहे हैं, तब होता है प्रिजर्वेशन या तो रीबैलेंसिंग। तो यहाँ पे आपको काम लगेगा एसटीपी, कि जहाँ पे आपने कॉर्पस बना लिया या आपके गोल नज़दीक आ रहे हैं, आपने जो गोल सोच के पैसे जमा किए थे वो गोल्स के पास पहुँच चुके हैं या तो अचीव हो चुके हैं। तो आप सोचते हो कि अभी वो पैसा मैं थोड़ा-सा रिस्क फ्री वाले एनवायरनमेंट के साइड लेके जाऊँ, जहाँ पे मार्केट का रिस्क कम हो। तो आप धीरे-धीरे वही पैसा आप एसटीपी के थ्रू पैसा इक्विटी से डेट में, या तो गोल्ड वगैरह सिल्वर में, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे, आप अपने हिसाब से वो शिफ्ट कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट स्टेज, के जहाँ पे आपको अभी पैसे की ज़रूरत है। तो ये होता है रेगुलर इनकम स्टेज, जहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, कि जहाँ पे आपने पैसा जोड़ लिया है, अब आपको वो पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम बंद हो रहे हैं या तो बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पे फिर आप वही पैसा एसडब्ल्यूके के थ्रू सिस्टमेटिकली विड्रॉ करना चालू कर सकते हैं, जिससे आपकी डेली की जो भी ज़रूरतें हैं, वो आप वहाँ से पूरी कर सकते हैं। ओके। तो उमंग जी, जैसे आपने ये लाइफ स्केल पे बताया, जैसे अगर लेट्स से हम कोई छोटे गोल्स लेके छोटे मतलब एक लॉन्ग टर्म का गोल लेकर चलते हैं घर खरीदने का, तो उसमें भी हम एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी एसडब्ल्यूपी नहीं होगा वो? या फिर हो सकता है क्योंकि डाउन इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए, तो वहाँ पे कैसे होगा? जैसे कि अभी समझिए आपने एक गोल लिया है कि मुझे आज से 5 साल के बाद में मुझे एक घर खरीदना है, ठीक है? तो लेट्स से कि अभी से आप पैसा जोड़ना चालू कर रहे हो, 5 साल में आपको पता है कि मुझे ₹100 का घर लेना है, तो ₹20 मुझे मोटा-मोटा डाउन पेमेंट लगेगी। तो यहाँ पे आप अभी से एक एक्स अमाउंट चालू करोगे, ताकि वो 5 साल में जाके आपका ₹20 हो जाए।
आप वो पैसा विड्रॉ करके आप डाउन पेमेंट में डाल सकते हो, अगर आपके पास उस टाइम पे उतना पैसा नहीं हो तो सफिशिएंट। अगर आपके पास वो पैसा है जहाँ से आपने डाउन पेमेंट एडजस्टमेंट हो चुका है आपके सैलरी के थ्रू या आपके अदर सोर्स के थ्रू, तो फिर आप यही पैसा कंटिन्यू कर सकते हो। फिर लेटर ऑन स्टेज जब आपको लगे कि अभी 10 साल हो गया है, मुझे यहाँ से पैसा SWP के थ्रू विड्रॉल करके वहाँ से मेरा EMI कंटिन्यू करना है पे ऑफ करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये दोनों तरह से आप मिक्स करके आपके होम लोन के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। सेम चीज़ आप बच्चों के एजुकेशन के लिए या आपके रिटायरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपने उनके लिए एक पैसे जोड़ने के लिए SIP चालू किया था, जब आपके बच्चे बड़े हो गए तब आपने उनके एजुकेशन के जो भी एक्सपेंसेस आ रहे थे तब आपने SWP चालू कर दिया, ताकि हर साल अभी वही पैसा आपका फ़ी पेमेंट के लिए जाता रहे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है उमंग जी आपसे कि जब भी हम SIP, STP और SWP करने जा रहे हैं तो किन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए? एक्चुअली फैक्टर्स जो भी रहेंगे वो हर पर्सन टू पर्सन, हर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिफरेंस रहेंगे। बट जो नॉर्मली 4-5 फैक्टर है जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो होता है सबसे पहले कि आपके गोल्स क्या है, या तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का स्टेज है वो क्या है। अगर आपका गोल है कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने हैं, एक वेल्थ क्रिएशन करना है, पर आपकी एज कम है, तो आप अभी एक्यूमुलेशन स्टेज में हो, तो यहाँ पे आपको SIP चालू करना है सबसे पहले। जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाते जाइए, ताकि आपके लॉन्ग टर्म के जो गोल्स है वो आपके जल्दी से जल्दी अचीव होने लगे। फिर आता है आपका सेकंड स्टेज के, जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट होरिजन कितना है। तो इन्वेस्टमेंट होरिजन अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो वहाँ पे आप ज़्यादा करके इक्विटी फंड ले सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा, बट वो आपको हेल्प करेगा ज़्यादा रिटर्न्स अर्निंग करने में ओवर द लॉन्ग टर्म। और यहीं पे अगर आपका गोल्स जैसे कि 8-10 साल, 15 साल, 20 साल है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में उनकी रिस्क के हिसाब से छोटा अमाउंट आपका स्मॉल कैप फंड होना चाहिए, ताकि पास्ट में हमने ऑलरेडी देखा चुके हैं कि बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स जो है उन्होंने अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हुए हैं। तो ये एक अच्छा टूल आपका है जो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करके दे सकता है। बट यहाँ पे रिस्क आपको ध्यान में रखनी है, ताकि वॉलेटिलिटी आपके जो भी गोल है उसको आपके फोकस से अलग ना कर सके। फिर दूसरा आता है आपका मार्केट रिस्क टॉलरेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो बहुत कम है, आप चाहते हो कि भाई मुझे थोड़ा पैसा नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा मिल जाए पर मार्केट का रिस्क ना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप हाइब्रिड फंड में चले जाइए, ताकि वहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी और आपके रिस्क के हिसाब से आप टके रहेंगे मार्केट में। अगर आपको रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो फिर आप फुल इक्विटी की साइड भी जा सकते हो, या तो एग्रेसिव फंड की साइड जा सकते हैं। फिर आता है आपका टैक्स वे, या तो कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों को। अगर आपको कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है तो आप पैसा आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हाइब्रिड फंड या इक्विटी फंड में डाल के वहाँ से SWP ले सकते हैं। और अगर आपको टैक्स इफिशिएंट वे से भी पैसा चाहिए तो आप फिक्स मैच्योरिटी प्लान के बजाय आप पैसा यहीं पे इन्वेस्टमेंट करके उसमें से विड्रॉल ले सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपका टैक्स इफिशिएंट वे भी कम हो जाए, ताकि आपका पैसा है जो है विड्रॉ होके आ रहा है वहाँ पे आपका कैपिटल भी रहता है और प्रॉफिट भी रहता है पार्ट ऑफ द। तो यहाँ पे आप टैक्स भी मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मल आप डिविडेंड या उसके अदर कंपोनेंट के कंपेयर में यहाँ पे टैक्सेशन भी आपको कम रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ स्टेज, आपकी रिस्क एपेटाइट, आपका जो गोल है उसका होरिजन कितना लंबा है, ये सब आप पहले मैनेज करिए। फिर उसके हिसाब से फिर आप प्लानिंग करिए कि आपको आगे कौन से फंड सिलेक्ट करने हैं और कितने टाइम के लिए आपको रहना है। बट नॉर्मली मार्केट ये देखा गया है कि जितना आप लंबे टिके रहेंगे मार्केट आपको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड्स करके देगा। Okay, Umang ji, I think we will just wrap up our conversation with this thought. बहुत ही insightful था आपसे बात करना. Thanks a lot for joining us. थैंक यू सो मच सुमित जी। The unifying theme here is structure that stays connected to purpose. Knowing when you are building, when you are shifting, and when you are drawing from the corpus. Mr. Umang explains how SIP, STP, and SWP can each play a role across different life stages, depending on timelines, liquidity needs, and risk preference. He also highlights that even within SWP,
the approach can differ. Some investors prefer fixed withdrawals for predictability, while others link withdrawals to market movement, reinforcing that the method should match the need. Do consult your financial advisor before investing. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.